क्वेश्चन सेकंड ये पूछा गया है, डिस्कस द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स इन इंडिया, कि जो एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं उनकी क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं, वो हमें बतानी है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि भी हमारे आखिर एग्रीकल्चर इनपुट्स होते क्या है और इन्हीं की हमें विशेषताएं इसमें बतानी है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनपुट्स का अर्थ होता है कि इसमें वो सभी साधन आ जाते हैं जिसकी मदद से खेती की जाती है। ठीक है, जैसे भूमि आ गया, बीज आ गया, खाद, पानी, मशीनरी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इनपुट्स में मतलब वो सारे साधन जिनकी मदद से खेती की जाती है। ठीक है, वो आपके क्या आ जाते हैं एग्रीकल्चर इनपुट्स में। तो इन्हीं जो है हमें इनपुट्स है, जो ये आपके लैंड हो गया, भी लैंड की भी जरूरत पड़ती है खेती करने के लिए, लेबर की जरूरत है, सीड्स की जरूरत पड़ती है, इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, हमें फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स की जरूरत पड़ती है, मशीन्स की, पूंजी की, टेक्नोलॉजी की। ठीक है, तो इन सब के हमें क्या बताने हैं, उनको क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो आप क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा एग्रीकल्चर इनपुट्स का मीनिंग लिख लीजिए कि एग्रीकल्चर इनपुट्स मीन ऑल द रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन फार्मिंग लाइक लैंड, लेबर, सीड्स, फर्टिलाइजर, वाटर, मशीनरी, और फिर आप उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ठीक है, तो जैसे पहला मुझे बताना है कि मेरा पहला एग्रीकल्चर इनपुट्स मैंने लैंड ले लिया, उसके मैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो भाई हम देखेंगे कि लैंड होल्डिंग कैसी है लोगों के पास, छोटी छोटी है, ऊपर से कैसे फ्रेगमेंटेड है। तो आप इसमें लिख सकते हैं लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल, कि लोगों के पास जो जमीन के टुकड़े वो छोटे छोटे होने के साथ साथ क्या है, फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड मतलब एक ही जगह पे ना होके वो टुकड़ा, जैसे छोटा छोटा टुकड़ा उनके पास कैसे बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह पे, वही टुकड़ा अगर एक ही जगह पे होता बड़ा सा तो उसकी में अच्छे से खेती हो जाती, बट वो फ्रेगमेंटेड है, अलग अलग जगह पे बिखरे हुए। तो पहला तो ये है आपका लैंड का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, फिर जो आपके मोस्ट फार्मर्स है उनके पास 1 से 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड ही है। मोस्ट farmers own only 1-2 hectares of land। ठीक है, इवन जो आपकी मिट्टी की क्वालिटी वो भी बहुत पुअर होती है बहुत सारे एरिया में। सॉइल क्वालिटी इज पुअर इन मैनी एरियाज। तो ये आपके लैंड का कैरेक्टरिस्टिक्स है पहला। सेकंड हम चलते हैं आपके जो लेबर है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। और तो आप इसमें लिखोगे कि भाई जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से है। एक तो लेबर इंटेंसिव है, जिसमें भी लोग ज्यादातर क्या करते हैं, मतलब जो खेतों में उनके साथ मजदूरी का काम करेंगे उनके फैमिली के मेंबर होंगे। फैमिली लेबर इज वाइडली यूज्ड। और कि यहाँ लेबर की प्रोडक्टिविटी भी क्या है, काफी लो है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज वेरी लो, कि लेबर इंटेंसिव है इंडियन एग्रीकल्चर, फिर की फैमिली लेबर वाइडली यूज की जाती है और लेबर की प्रोडक्टिविटी वेरी लो है, कम है आपकी। ये आपका लेबर का कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया है। थर्ड आप इसमें अब सीड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक है, कि क्या क्या है, तो जिसमें आप लिखेंगे HYV, जो आपका क्या हो गया, हाई यील्डिंग वेराइटी जो आपकी सीड्स होती है, हाई यील्डिंग वैरायटी की जो सीड्स होती है वो सारे किसानों के पास अवेलेबल नहीं होती है। पहला आप इसमें ये लिखेंगे। आज भी बहुत सारे किसान जो है पुराने और ट्रेडिशनल सीड्स का यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट आप इसमें ये लिखेंगे। और थर्ड की जो क्वालिटी सीड्स है वो बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव होती है, हर फार्मर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, और सप्लाई भी उनकी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। फोर्थ जो आपका एग्रीकल्चर इनपुट है वो हमने इरिगेशन ले लिया है। इरिगेशन की क्या सिचुएशन है, सिंचाई की। ठीक है, तो हम पहले इसमें लिखेंगे कि देखो जो इरिगेशन की फैसिलिटीज है वो अनइवन है अक्रॉस द कंट्री, मतलब कहीं पर अच्छी है कहीं पर बुरी है। ठीक है, मतलब अनइवन है। तो पहला तो आप इसमें ये लिख देंगे कि भारत में जो सिंचाई की सुविधा है वो असमान है,
कि अभी भी फिर ये लिखेंगे कि कहीं तो अभी भी ऐसे क्षेत्र है जिन पे जिनकी क्या बोलते हैं आपकी जो रेन पे बहुत अधिक निर्भरता रहती है। और थर्ड इसमें लिखेंगे कि भाई जो आपके कैनाल्स हो गए या आपके ट्यूबवेल्स, ये डबल एल है, ट्यूबवेल्स हो गए या आपके जो ड्रिप इरिगेशन है, वो मतलब उनको एक्सपेंड तो किया जा रहा है बट फिर भी वो मतलब सफिशिएंट नहीं है लोगों के लिए, जो किसानों के लिए, ठीक है। तो इनकी सुविधा भी मतलब ऐसे नहीं कि सफिशिएंट हर किसी के लिए उपलब्ध हो। तो इरिगेशन की सिचुएशन भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। एक तो अनइवन है, आज भी बहुत जगह लोग हैवली रेनफॉल पे डिपेंड रहते हैं। और तीसरा कि कैनाल, ट्यूबवेल्स, ड्रिप इरिगेशन अगर है भी तो क्या बोलते हैं हर किसी के लिए सफिशिएंट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आप फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के बारे में लिख सकते हैं कि हैवी डिपेंडेंसी है आपकी केमिकल फर्टिलाइजर पे, लाइक यूरिया पे, ठीक है। यूरिया हो गया आपका, एनपीके हो गया, ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स खेत में बहुत यूज होते हैं। और ऑर्गेनिक जो खाद है उसका यूज तो बहुत कम होता है। फिर वही है कि जो आपकी ऑर्गेनिक मैन्योर है उसका यूज कैसा है आपका, लिमिटेड है। और जो ये रॉन्ग यूज हो रहा है जैसे ये पेस्टिसाइड्स वगैरह का, कहीं ना कहीं जो क्रॉप्स है उनको डैमेज भी करता है। थर्ड फीचर आप इसमें लिख सकते हो जो आपके एग्रीकल्चरल मशीनरी है उनका लिख सकते हो कि अब एग्रीकल्चर मशीनरी में किस किस का यूज हो रहा है। भाई ट्रैक्टर का यूज हो रहा है, थ्रेशर्स का यूज हो रहा है, हार्वेस्टर्स का जो यूज है वो इंक्रीज हो गया है। पहले तो ऐसा होता था ना कि बिल्कुल लेबर इंटेंसिव होता था, बट अब ऐसे नहीं है। भाई खेती बाड़ी में अब आपका ट्रैक्टर्स का यूज होता है, थ्रेशर्स का, ठीक है, हार्वेस्टर्स का, इन सब का यूज बढ़ गया है। फिर आप इसमें पहला पॉइंट तो ये लिख दिया आपने। फिर छोटा इस सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि जो छोटे छोटे किसान हैं वो इन मशीनों को अफोर्ड नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, तो उनको क्या करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई हर जगह ऐसा ही होता है। आज भी बहुत जगह रीजन में बहुत जगह क्या बोलते हैं ट्रेडिशनल टूल्स ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हल लगाने के लिए बैलों का यूज किया जा रहा है, बहुत जगह ऐसे ही होता है। अभी गांव वगैरह में आप जाओगे, कहीं पर ऐसे खेत है जहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह नहीं पहुंच सकते, तो वहां पर बैल वगैरह से ही मतलब हल लगाया जाता है, ठीक है। सेवंथ आप जो इसमें इनपुट्स की बात करोगे वो है आपका लैक ऑफ कैपिटल, ठीक है, पूंजी। कि भाई जो फार्मर्स है उनके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, लोन पे उनकी निर्भरता रहती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज की। और जो बैंकिंग सर्विसेज है वो भी एक्सेसिबल हर फार्मर्स की रीच में नहीं है, ठीक है। कि बैंकिंग सर्विसेज आर नॉट एसेसिबल टू ऑल फार्मर्स, ठीक है। तो लैक ऑफ कैपिटल रहता है, जिसके लिए बाद में क्या करता है, अगर हर फार्मर्स के उसमें मतलब बैंक की सुविधा नहीं है, तो वो जो आपके लैंडर्स होते हैं, साहूकार होते हैं, उनसे भारी भारी ब्याज दरों में उनसे पैसा लेते हैं। देन अब हम 8 पॉइंट पे चलेंगे जो है आपका टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस, जिसमें आप लिखोगे कि आज भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनको लिमिटेड नॉलेज है किसके बारे में, जो मॉडर्न आपकी फार्मिंग टेक्निक्स आई है। कि जैसे अभी अब किसानों के लिए बहुत सारी सर्विस आई है, जैसे क्या है आपकी कृषि विज्ञान केंद्र है आपके, ठीक है, जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र है, होते हैं ना, मतलब बहुत सारे ऐसे केंद्र जो फार्मर्स को बताते हैं कि भी क्या क्या नई टेक्निक्स आ रही, किस तरीके से खेती की जाए ताकि कम उसमें ही उनको ज्यादा मुनाफा हो। तो क्या बोलते हैं हर फार्मर्स के रीच में नहीं है, हर फार्मर्स को उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के बारे में अवेयरनेस हर किसी फार्मर की रीच में नहीं है, हर किसी को उसकी नॉलेज नहीं है। देन आप इसमें 9 पॉइंट लिख सकते हो, लाइव स्टॉक एंड अदर इनपुट्स, जिसमें ये लिखोगे आप
कि बहुत सारे जो फार्मर्स है उनके पास जो उनके लाइव स्टॉक होते हैं, ठीक है, जो उनका लाइव स्टॉक क्या होगा, उनका पशुधन, जो उन्होंने पशु पाल रखे है, ठीक है, जो इनका पशुधन हो गया है, ठीक है। तो बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जिनके पास उनका पशुधन होता है, और जिनके पास खाद्य सुरक्षा और प्राकृतिक खाद का उनके पास सोर्स होता है। तो पहला तो इसमें लिख दोगे कि बहुत सारे फार्मर्स के पास लाइव स्टॉक है जो उनको प्रोवाइड करते हैं मैन्योर या मतलब खाद वगैरह हो गया एडिशनल इनका। बट जो ये आपकी लाइव स्टॉक की ब्रीड भी होती है, नस्ल होते हैं, वो ऑफ्टन क्या होते हैं, लो यील्डिंग होते हैं, ठीक है। और 10 पॉइंट आप इसमें लिख दोगे कि प्रॉब्लम इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कि क्या प्रॉब्लम आती है भी एग्रीकल्चर की मार्केटिंग करने में। तो आप इसमें लिख दोगे कि भी एफिशिएंट मार्केट नहीं होते, अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ना ही अच्छे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज है, ठीक है। और बहुत सारे फार्मर्स इस तरीके हैं, सारे फार्मर्स को जो आपका एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर जो इनपुट थे उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती थी, इसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। जिसमें हमने 10 तरीके के एग्रीकल्चर इनपुट्स को पढ़ा, लैंड के बारे में पढ़ा, ठीक है, लेबर के बारे में, बीज के बारे में, सिंचाई की सिचुएशन के बारे में, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में पढ़ा, मशीनरी के बारे में, पूंजी के बारे में पढ़ा, टेक्नोलॉजी के बारे में, लाइव स्टॉक के बारे में, और मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, कि भाई एग्री क्या आपकी प्रॉब्लम्स आती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। अब लास्ट में आप चाहो तो इसमें चाहो कि आप कर देना उसमें 2-4 लाइन का कंक्लूजन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आप थोड़ा इंट्रो भी 3-4 लाइन का, फिर बीच में आपका जो आंसर आ गया, और 2-4 लाइन का कंक्लूजन भी दे दो। तो आप इसमें लिख देना कि एग्रीकल्चर इनपुट्स इंडिया में स्टिल वीक है, अनइवन है और ट्रेडिशनल है। तो आप लिखो एग्रीकल्चर इनपुट्स, एआई मैंने एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए यूज करा है इन शॉर्ट, इन इंडिया आर स्टिल वीक है, अनइवन है एंड ट्रेडिशनल है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। हाउएवर आप ये भी लिखिए कि जो गवर्नमेंट की तरह से स्कीम है, चाहे वो पीएम किसान की स्कीम है, या जो नई नई मशीनें वगैरह आई है, या जो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, या आपके सॉइल हेल्थ जो कार्ड्स है, ठीक है, तो मतलब जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्कीम्स लाती है, प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स ला रही है, वो इस सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्वेश्चन थर्ड, सेड लाइट ऑन द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंडियाज ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है उसके हमें मेन एलिमेंट्स बताने हैं। तो पहले जान लेते हैं इंडिया की ट्रेड पॉलिसी क्या है। India's trade policy means how the government manages, controls and promote trade within the country and with other countries। तो देखो जो ट्रेड पॉलिसी है, भारत की व्यापार नीति है, उसका क्या मतलब है कि सरकार जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अपने देश के अंदर या बाहर जो उनका मतलब व्यापार चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, उसे कैसे चलाती है, कैसे नियंत्रित करेगी, कैसे बढ़ाएगी, उस सब के बारे में होती है आपकी ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, कि सरकार जो उनके देश के अंदर या जो बाहर होने वाला ट्रेड है उसको कैसे उन्हें चला कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे प्रमोट करना है, वही है इसमें, ठीक है, आपकी ट्रेड पॉलिसी में ये सब कुछ चीज आ जाता है। जो हमारी इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है उसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस हमारी ट्रेड पॉलिसी का यही है कि भाई एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, आपका जो इंपोर्ट है उसको कंट्रोल करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, और फॉरेन ट्रेड को आसान बनाना। तो उसके मेन एलिमेंट्स में पहला आ जाता है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट। तो इसमें गवर्नमेंट आपके मतलब पॉलिसीज बनाती है कि किस तरीके से इंडिया अपना एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या देते हैं, जैसे टैक्स में कंसेशन, छूट दे दी किसको, एक्सपोर्टर्स को, टैक्स में कंसेशन दे दिया आपके एक्सपोर्टर्स को, ठीक है, आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स हो गए,
आसान लोन एंड सब्सिडीज, ठीक है। ये सब चीजें की जाती है एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट्स, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारा अपने इम्पोर्ट्स पे कंट्रोल रहे। एक्सपोर्ट तो देखो, एक्सपोर्ट को तो बढ़ाती है कि भी हम अपने देश की मतलब चीजें बाहर ज्यादा से ज्यादा बेच के फॉरेन करेंसी अर्न कर सके। बट इम्पोर्ट क्या होता है कि फिर देश, हमारे देश में कोई चीज नहीं है, उसको हम दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं, उसको वो कंट्रोल करती है। तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करती है कि इम्पोर्ट ड्यूटीज को क्या करती है, प्रोडक्ट्स पे बढ़ा देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंक्रीज करती है इम्पोर्ट ड्यूटीज कुछ प्रोडक्ट पे, ताकि उनकी एंट्री को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, अपनी कंट्री में। और इसे ये इसलिए करती है कि भी अगर हम ज्यादा इम्पोर्ट पे डिपेंड हो गए तो उससे हमारी जो घरेलू इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उनको नुकसान पहुंचेगा। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कंट्रोल करती है इम्पोर्ट्स को। एग्जाम्पल के लिए किससे कौन कौन से गुड्स आ गए इसमें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम इम्पोर्ट करते हैं, स्टील, ठीक है, ये एग्रीकल्चर गुड्स आ गए, इस तरीके से। थर्ड इसमें आ गया सेविंग फॉरेन एक्सचेंज। तो इसमें इंडिया ट्राई करती कि हम इंपोर्ट जस्ट क्या करें, जो भी हमारे एसेंशियल गुड्स है उन्हीं को करें, क्योंकि जो बहुत जरूरी हो, ठीक है, ताकि हम सेव कर सके फॉरेन करेंसी को, लाइक डॉलर्स वगैरह। और जैसे जो लग्जरी है या नॉन एसेंशियल गुड्स है, उन पे क्या बोलते हैं, हाई इंपोर्ट ड्यूटी से रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो इसमें ये फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए आपके जो भी एसेंशियल गुड्स है उनको ही इंपोर्ट करने के लिए वो होता है। और जैसे लग्जरी नॉन एसेंशियल गुड्स को तो ऑफ्टन क्या होता है, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज या रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज को सेव कर सके। फोर्थ है आपका प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, जिसमें जो आपकी इंडियन इंडस्ट्री उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। किस तरीके से, इंपोर्ट ड्यूटीज को इंक्रीज करके, एंटी डंपिंग ड्यूटीज आर इम्पोज, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इम्पोज किया जाता है। ये सब किस लिए किया जाता है, अपनी घरेलू जो इंडस्ट्रीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ गुड्स पे रेस्ट्रिक्शन भी लगाए जाते हैं इम्पोर्ट होने से, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं, सम गुड्स आर restricted from being imported. सिंप्लीफिकेशन ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है इसमें, सिंप्लीफाई करती है पेपर वर्क को, ताकि ट्रेड करना किसी के लिए भी आसान और फास्टर हो जाए। तो उसके लिए जैसे उदाहरण के लिए क्या क्या चीजें की जाती है ट्रेड को आसान बनाने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंटेशन होता है, ठीक है, उसको ऑनलाइन कर दिया गया है, ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम की मदद इसमें ली जाती है। कस्टम का जो प्रोसीजर है उसको सिंप्लीफाई करना, ठीक है। फॉलोइंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, इंडिया जो है फॉलो करती है जो भी रूल्स आपके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, ताकि वो इंश्योर कर सके कि हम एक ट्रांसपेरेंट और फेयर इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। इम्प्रूविंग टेक्नोलॉजी एंड क्वालिटी, इसमें यही है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, ताकि वो अपग्रेड करे टेक्नोलॉजी को, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, ताकि हम उससे एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, जैसे टैक्स बेनिफिट्स, इजी रूल्स रेगुलेशंस हो गए आपके कंपनीज के लिए, ठीक है। चीपर यूटिलिटीज, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि हम जो आपकी एक्सपोर्ट बेस्ड प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा दे सके। फिर उसका मेन एलिमेंट्स ये भी है ट्रेड पॉलिसी का, कि वो एक्सपोर्ट में ना डाइवर्सिफिकेशन वैरायटी लाना चाहती है। इंडिया का एम है कि हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट क्या बोलते हैं बहुत सारी कंट्री को सेल्स करें। कोई ऐसा नहीं कि जस्ट हम फ्यू आइटम्स या कोई सिंगल मार्केट में ही बेच रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट सेल करें, वो भी बहुत सारी कंट्री को। ऐसा नहीं हो कि भाई फ्यू प्रोडक्ट हो और कुछ ही मार्केट्स में बेच रहे हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम जैसे डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बेचेंगे अलग अलग कंट्रीज को, तो
स्टेबिलिटी हमारी फॉरेन ट्रेड में आ जाएगी। तो जैसे इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करती है, जैसे आपके उसमें आईटी सर्विसेज, आपका टेक्सटाइल्स, एग्री, आपके कल्चरल प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब कुछ। इसमें है रीजनल एंड बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसमें ये है, इंडिया जो है वो साइन करती है ट्रेड एग्रीमेंट और कंट्रीज के साथ भी और ग्रुप के साथ भी, ताकि ट्रेड को आसान बनाया जा सके, ठीक है। तो इसमें यही है, इंडिया साइंस ट्रेड एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज टू मेक ट्रेड इजियर। तो ये एग्रीमेंट हेल्प करता है क्या क्या रिड्यूस करने में, टैरिफ्स वगैरह होते हैं जो उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, मार्केट एक्सेस को इंक्रीज करता है, इंक्रीजिंग मार्केट एक्सेस, ठीक है, इकोनॉमिक कॉपरेशन को स्ट्रेंथ करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें हो गया। अगर ऐसे आप देखो एग्रीमेंट के एग्जांपल, तो जैसे हो गया इंडिया एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये उसका उदाहरण हो गया, या इंडिया यूआई सीईपीए, ये इसका उदाहरण हो गया, या आपका साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमने यही जाना कि आपके जो मेन एलिमेंट्स क्या है इंडिया के ट्रेड पॉलिसीज के, तो पूरे 10 हमने जाने, जिसमें प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट को कंट्रोल करना है, फॉरेन एक्सचेंज सेव करना, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना, ट्रेड को सिंप्लीफाई करना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को मानना, टेक्नोलॉजी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एक्सपोर्ट में डाइवर्सिफिकेशन लाना, रीजनल एंड बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। लास्ट में आप चाहे तो इसमें कंक्लूजन भी लिख दीजिएगा 3-4 लाइन का, कि जो इंडिया की ट्रेड पॉलिसी है उसका एम ये कि कनेक्ट करना कंट्री को ग्लोबल मार्केट के साथ, ताकि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज हो सके, कंट्रोल कर सके हम इम्पोर्ट को, और स्ट्रेंथन कर सके अपनी जो घरेलू इंडस्ट्री से उनको।